नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कक्षा 8 की विज्ञान में। कल हम पढ़ चुके थे खरपतवार नाशी तक। आज हम शुरुआत करते हैं खरपतवार से सुरक्षा। कल सिंचाई के बारे में पढ़ा। आपने पढ़ा फुहारा सिंचाई के द्वारा, ड्रिप सिस्टम के द्वारा आपने सिंचाई के बारे में जाना, और पुराने कौन कौन से तरीके थे जिसके माध्यम से हम सिंचाई का काम कर पाते थे। आज हम पढ़ेंगे खरपतवार से सुरक्षा। बूझो और पहेली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ में उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। नोट कीजिएगा, खरपतवार किसे कहते हैं? खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ में उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। जैसे बोथा घास, दूब घास, ये क्या होती है कि ये अब जो फसल मुख्य फसल होती है उसके साथ में उग जाती है, जिससे मुख्य फसल के जो खनिज तत्व होते हैं, उसके जो जल होता है, उसके हिस्से का जो प्रकाश होता है, सही तरीके से प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता, अच्छी प्रकार से वायु का उपयोग नहीं कर पाता, तो फसल अच्छी नहीं हो पाती। तो ये खरपतवारों को हटाकर फसल का अच्छी तरह से उत्पादन किया जा सकता है। और आगे बढ़ते हैं हम। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो जा सकते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीकों को अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत को जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने से सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनके पुष्पण या बीज बनने से पहले का होता है। अब इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, खरपतवार हटाने का बहुत अच्छा समय उनका पुष्पण या उनके बीज निर्माण से पहले कर देना चाहिए। नहीं तो खरपतवार के बीज बिखरेंगे, उन पे पुष्प होगा तो पुष्प पे फल लगेगा, फल से बीज निकलेंगे और बीज क्या हो जाएगा, वहाँ पे बिखर जाएगा। बिखरने से खरपतवार एक से अनेक हो जाएंगे। उससे अच्छा ये है कि पहले ही वो होने से पहले ही बीच में से निकाल दिया जाए, जिससे वो फसल के साथ में प्रतिस्पर्धा नहीं करे। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है फसल के साथ में कंपटीशन करना, ठीक है। अब खरपतवार पौधे को हाथ से जड़ से सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी, एरो की सहायता से किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D खेतों में इनका छिड़काव नहीं किया जाता है, जिससे खतरनाक पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार स्प्रे की सहायता से भी छिड़काव किया जाता है। जैसा पहले बताया कि खरपतवार की वृद्धि के समय पुष्पण एवं बीज बनने से पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। अब ये तो हमने बताया कि निराई गुड़ाई हाथ से निकालना, तो वो तरीके से तो वो उसमें मेहनत लगती है। अब क्या हो गया है, आधुनिक तरीकों में ऐसे रसायन आ गए हैं जो अलग अलग पर्ण वाला अलग अलग पत्तियों के अनुसार उनके ऊपर उनका प्रयोग किया जाता है। उन दवाओं से वो खरपतवार होता, मतलब जो हमको गेहूं की इच्छा हो और गेहूं में यदि रायड़ा उग जाए या सरसों उग जाए तो वहाँ पे जो सरसों है वो खरपतवार हो गया। तो वो वैसे ही ये चीज़ें आपको समझनी है कि जिस वांछित पौधे के अलावा अवांछित पौधे किसी फसल में उग जाते हैं उसको हटाना, वो कहलाता है खरपतवार। तो उस खरपतवार को हटाने के लिए उसकी पत्तियों के अनुसार खरपतवार नाशी दवाइयों को लाया जाता है और उसको पंप में डालकर उनके ऊपर स्प्रे किया जाता है, जिसके माध्यम से उनको इतना उखाड़ने के लिए इतनी मजदूरी लगानी नहीं पड़ती। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद में उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दराती की सहायता के द्वारा हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे अलग करना थ्रेशिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन के द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर या थ्रेशर का संयुक्त रूप है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को पटक कर विनोइंग कर अलग करते हैं। इस विषय में आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। कटाई पर्व, हमारे भारत में कटाई पर्व 2 भागों में मनाया जाता है। एक तो होली पर और एक मनाया जाता है दीपावली के बाद में। अब दीपावली के समय ये होता है कि उस समय फसल पक कर, जो अपने बरसात की जो फसल होती है वो पक कर खेतों में से निकल कर उसका अनाज बिक जाता है, उसका पैसा मिलता है। किसान उसके अवसर पर दीप जलाकर अपने खुशियों का इजहार करता है।
वैसे ही होली पर भी गेहूँ सरसों वगैरह वो पक जाती है, उससे पैसा आता है, तब भी वो खुशियाँ मनाता है। तो ये कटाई पर्व कहा जाता है। 3-4 महीनों में कठोर परिश्रम के बाद में कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने का, खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछले ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत में सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवनया एवं बिहू जुड़े हुए। भंडारण, अब आपने फसल बोई, उगाई, सिंचाई की, उसमें से खरपतवार निकाल दिया, कटाई कर दी, कटाई करने के बाद में आपने खुशियाँ भी मना ली। अब वो फसल आपके घर पहुंच चुकी है या बाजार में पहुंचाने से पहले उस फसल का कुछ समय के लिए भंडारण करना, मतलब उसका रख रखाव करना पड़ता है, तो उसको भंडारण कहते हैं। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उसमें नमी, कीटों, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया गया हो तो खराब होने तथा जीवों के आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उसकी नमी कमी आ जाए। इससे उसे कीड़े, पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्रों में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलों और भंडार गृहों में किया जाता है, जिससे उनको पीड़कों जैसे चूहे, कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। नीम की पत्तियां घरों, अनाजों के भंडारों में उपयोग की जाती है। बड़े भंडार गृहों में अनाज को, पीड़ों को एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। जंतुओं से भोजन, इस सारणी की पूर्ति के लिए पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह जंतु भी अपने विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को प्रदान करते हैं। समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधे से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा है कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार सभी घरों में फार्म तक पालने वाले पशुओं, जंतुओं की उचित भोजन, आवास तथा देखभाल की आवश्यकता होती है। यह बड़े पैमाने पर किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। खेती के साथ में आवश्यक आमदनी बढ़ाने के लिए किसान पशुपालन करता है, जिससे वह दूध, घी आदि के माध्यम से पैसा कमा सकता है। आज का कार्यक्रम यहीं तक पाठ हो गया, पहला पूरा। धन्यवाद। आगे जानते रहिए, जो प्रश्न है वो कर लीजिएगा। अब हम करेंगे अगले चरण में पाठ नंबर 2 से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।